हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूं। और इस 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को पूरा देखेगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराए जाते हैं जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सभी क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको कवर कराता हूँ जो आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस है। इसलिए आप लोग डेली क्लास में जुड़िएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है, और नहीं पता है तो आपको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पद्मावत के कवि का नाम क्या है, यानी पद्मावत के रचनाकार कौन है, आप सबको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार पढ़ा चुका है कि जो पद्मावत के रचनाकार है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है, यानी उर्वशी को किसने लिखा है, आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर बताने हैं। मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर, मलयज या जे कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पे 2 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल आप सबने सही पढ़ा है, यानी रामधारी सिंह दिनकर। तो उर्वशी पर उन्हीं को क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आप सबने पढ़ चुका है। तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार मिला था। तो ये हो जाएगा हमारा उर्वशी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है, यानी जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता कौन है, इसको किसने लिखा है, आप सबको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले ऑप्शन में मुक्ति बोध, आगे उसके बाद दिनकर, ज्ञानेंद्र पति। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नहीं गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, पूछा गया है कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो कौन सी शीर्षक कविता से, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ मैं आपको सभी ऑप्शन को दिखा रहा हूँ, तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जन जन का चेहरा एक हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, आप 5 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे 5 में पूछा गया है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो कौन सी शीर्षक कविता से यह पंक्ति लिया गया है, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं अधिनायक से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, 6 भी आ चुका है। पूछा गया है कि तेरी कुड़माई हो गई, यह पंक्ति की शीर्षक कहानी से है। तो आपने अगर उसने कहा था कहानी पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा कि ये जो यानी सेंटेंस है, पंक्ति है, ये उसने कहा था कहानी में है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे 7 भी आ चुका है। पूछा गया है कि आगे रचित पठित पाठ का नाम क्या है। तो यहाँ पे पाठ का नाम आपको बताना है जो उसको आगे जी ने रचा है। यहाँ पे 7 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं रोज। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, 8 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है। वो कौन सी आत्मकथा है जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी जूठन। तो जूठन को किसने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, 9 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या पूछा गया है, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताएं। इनमें से कौन सी कविता है जिसको विनोद कुमार शुक्ल ने अब लिखा है, आपको बताने हैं। प्यारे नन्हे बेटे को, छप्य, उषा या अधिनायक। यहाँ पे 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्यारे नन्हे बेटे को। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है। इनमें से कौन सी कविता है जिसको ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है, आप सबको बताने हैं। हार जीत, गांव का घर, उषा या पुत्र वियोग। यहाँ पे 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गांव का घर। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, यानी लहना सिंह जो है कौन सी कहानी में एक कैरेक्टर है, आपको बताने हैं। तो आप सबने पढ़ चुका होगा, उसने कहा था, जिसमें क्या रहता है, लहना सिंह एक कैरेक्टर रहता है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, 12 भी आ चुका है। पूछा गया है कि
महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो महेश्वर जो है कौन सी कहानी का पात्र है यहाँ पे बताने हैं। उसने कहा था, रोज, त्रिच या इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 12 में? बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोज कहानी में एक महेश्वर पात्र है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ 13 भी आ चुका है। पूछा गया है कि ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? यानी जो ब्रजराज कुंवर है वो कौन सी कविता में कैरेक्टर है, आप सबको बताने हैं। सूर्य के पद, तुलसी के पद, छप या कड़बक? यहाँ पे 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्य के पद बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को, और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर जरूर देते चलिए। यहाँ पे 14 भी आ चुका है। पूछा गया है कि छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो छत्रसाल जो है कौन सी कविता के पात्र है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवित। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी हाँ 15 भी आ चुका है स्क्रीन पे, देखिए। पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? तो कौन सी काल के कवि है रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 15 में कौन सा होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आधुनिक काल के कवि हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 15 हो चुका है, 16 को देख लीजिए क्या पूछा गया 16 में, फिर आंसर कीजिए। जायसी किस काल के कवि हैं? तो जायसी कौन से काल के कवि, यहाँ पे आपको बताने हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? यहाँ पे 16 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी है, वो भक्ति काल के कवि हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 भी आ चुका है। पूछा गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आ चुका है और आपको ये क्वेश्चन आंसर पता होना चाहिए। ये कौन सी विधा है, यानी ओ सदा नीरा? यहाँ पे 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये क्या है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 17 हो चुका है, अब 18 को देख लीजिए क्या बोला गया 18 में, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो यानी जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, ये कौन सी विधा है हिंदी साहित्य की? तो ये है एक डायरी साहित्य, यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में पूछा गया है कि कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो कौन सी महाकाव्य का अंश है कड़बक शीर्षक कविता? यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पद्मावत का। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है? सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश हैं? तो कौन सी महाकाव्य के ये दोनों पद अंश है, आप सबको बताने हैं। कामायनी, सूरसागर, रामचरितमानस या पद्मावत? तो यहाँ पे 20 में जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी ये दोनों पद सूरसागर के अंश हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 21 की ओर। 20 हो चुका है, क्वेश्चन में 21 को देख लीजिए। 21 में पूछा गया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो कौन सी प्रतिनिधि काव्य का अंश है पुत्र वियोग, यहाँ पे आपको बताने हैं। मुकुल, कामायनी, पद्मावत या सूरसागर? यहाँ पे 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुकुल। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यह 22 भी आ चुका है। पूछा गया है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं? इनमें से कौन तार सप्तक के संपादक हैं? तो 22 में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अज्ञे। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जी हाँ 23 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि टीटी की माँ का नाम क्या है? इनमें से टीटी की माँ का नाम क्या है आपको बताने हैं। शीला, नीलम, मालती या संजना? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मालती है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 24 की ओर। जी हाँ 24 भी आ चुका है। पूछा गया है कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो कैसी रीति से सोचना चाहिए जीवन और मृत्यु के विषय में? यहाँ पे 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 भी आ चुका है। पूछा गया है कि सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? यानी जो सर्वव्यापी शब्द है इसका आपको मीनिंग बताने हैं। तो 25 में जो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हर जगह व्याप्त। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पूछा गया है कि आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंख लगना, आंख लगना यानी नींद आना, जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। जी हाँ तो 27 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ईमान बेचना यानी धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना या अपने कर्तव्य से हट जाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपने कर्तव्य से हट जाना। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 भी आ चुका है। पूछा गया है कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है?
कमर टूटना इसका मतलब होता है बेसहारा होना यानी निराश्रय होना, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को। तो 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तीन तेरह होना इसका अर्थ होता है भाग जाना या बिखर जाना, यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। जी हाँ, तो 30 को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी दांत खट्टे करना मतलब कि पराजित करना, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और इससे पहले आप अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको आज की क्लास में उन सभी क्वेश्चन कवर करा रहा हूं जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर वो सभी क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिलहाल 31 को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। चलिए देखिए फिर राइट आंसर बताइए। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उप, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की ओर। 32 भी आ चुका। पूछा गया है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो बेईमान में कौन सा उपसर्ग आया है, यानी यहाँ पे जो आया है आपका ऑप्शन नंबर ए में बे क्या है, बेईमान में उपसर्ग आया है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। जी हाँ, 33 को भी देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पे आपको आप प्रत्यय बताने की अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय आया है। यहाँ पे आया है आपका इत, यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को। पूछा गया है कि बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या है। तो बड़प्पन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अन, पन, नौ या अपन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपन। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। जी हाँ, 35 भी आ चुका है। पूछा गया है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप सबने पढ़ चुका होगा कि जो क वर्ग है, यानी क वर्ग में जितने भी वर्ण है सबका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। यानी क ख ग घ अंगो, ये सारे का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, वो कंठ होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जी हाँ, 36 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे जो नौ दिया हुआ है मूर्धन्य नौ है, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम सबने पढ़ चुका है कि जो क का, यानी जो क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उसका उच्चारण स्थान यानी कंठ होता है। और यहाँ पे जो च वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उसका होता है तालु, यानी जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और च वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी च, छ, ज, झ, या, इन सबका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 37 हो चुका है। 38 को देख लीजिए क्या पूछा गया है। भौ का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे भौ है, तो भौ जो आता है ये पौ वर्ग में आता है, और पौ वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका ओष्ठ, यानी कि होठ। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। जी हाँ, तो 39 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि शहर शब्द क्या है। तो यहाँ पे बताने की जो शहर शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को। 40 भी आ चुका है। पूछा गया है कि आयु शब्द क्या है। तो इनमें से आयु शब्द क्या है आप सबको बताने हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 40 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। पूछा गया है कि आत्मा शब्द क्या है। तो जो आत्मा शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 भी आ चुका है। पूछा गया है कि अनुराग शब्द का विलोम क्या है। अनुराग का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विराग। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को। जी हाँ, 43 भी आ चुका है। पूछा गया है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या है। तो कृष्ण का विलोम क्या होगा, शुक्ल, सफेद, उजला या काला। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्ल हो जाएगा।
अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 की ओर। जी हाँ, तो 44 भी आ चुका है। पूछा गया है कि अस्थावर शब्द का विलोम क्या है। अस्थावर का यहाँ पे जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, यानी जंगम हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। जी हाँ, तो 45 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि स्तुति शब्द का विलोम क्या है। तो स्तुति शब्द का जो विलोम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निंदा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 की ओर। 46 में पूछा गया है कि आकर्षण शब्द का विलोम क्या है। तो आकर्षण का विलोम जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 को। पूछा गया है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो स्वर्ण का जो विशेषण शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि स्वर्णिम हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। तो 48 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि जगत शब्द का विशेषण क्या होगा। तो यहाँ पे जगत का जो विशेषण शब्द हो जाएगा आपका ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जगत का विशेषण हो जाएगा आपका जागतिक। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। जी हाँ, तो 49 भी स्क्रीन पे है। पूछा गया है कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। तो दिन का जो विशेषण शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दैनिक, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो तो फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुराण का जो हमें विशेषण शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पुराण का पौराणिक हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको हिंदी का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिया है। और आप सबने देख ही चुका होगा कि मैंने जो क्वेश्चन कवर कराया कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो फिर से कर लेना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।